नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। मैं पवन राज सिंह और आज आपको मिलवाने वाला हूँ एक खास मेहमान से। जी, साइंस के ग्रेजुएट लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपना कैरियर बनाया। आइए स्वागत करते हैं अतुल अग्रवाल जी का हमारे स्टूडियो में। अतुल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने का। जैसा कि पता चलता है कि आप साइंस के स्टूडेंट थे और फिर अकाउंटेंट के रूप चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपने अपना कैरियर चुना, ये कैसे? पवन जी, मेरा उद्देश्य सिविल इंजीनियर बनना था जी और जब मैं 12th के एग्ज़ाम दिए, मैंने इंजीनियरिंग के लिए तैयारी की। जी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी ज्वाइन किया और ग्रेजुएशन के दौरान एक ऐसी घटना हुई कि मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाया। जी उसकी वजह से मैं इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दोबारा वापस पास नहीं कर पाया और मैंने फिर 1 साल ड्रॉप किया। 2 साल का ग्रेजुएशन होता था और मेरा छोटा भाई वो 12th में था और मैं वापस इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो छोटा भाई, उसका रुड़की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया इंजीनियरिंग में और मेरा फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। जी तो सबसे पहले तो ये हुआ कि अब मुझे इसका जूनियर नहीं बनना है। जी तो इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मैंने इंजीनियरिंग लाइन को छोड़ करके मैंने लॉ ज्वाइन करने का डिसाइड किया कि भाई ठीक है, मैं अगर इंजीनियर नहीं बन सकता तो मैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट बनने का प्रयास करूँगा। और आप जानते हैं कि यूपी में पहले डोमिसाइल का और बहुत सारी वैकेंसीज़ का भी चक्कर होता था। तो लॉ हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन कोई किसी तरीके की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में अवेलेबल नहीं थी। बट लॉ करने के साथ साथ मैंने सीए ज्वाइन कर लिया था। उद्देश्य था कि मैं अकाउंट सीख जाऊंगा। जी और जब आपकी मुंसिफ मजिस्ट्रेट की भी वैकेंसी नहीं है और लॉ करते करते मैंने सीए इंटरमीडिएट कर लिया, तो मुझे लगा कि शायद मैं सीए कर सकता हूँ। और इस तरीके से मैंने अपनी सीए की यात्रा शुरू की और आज मैं इसी में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। प्रेरणा कहाँ से मिली थी? मेरे एक अंकल हैं, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उस टाइम पर वो एक कंपनी में जॉर्डन में पोस्टेड थे। तो उनको देख करके भी हमें लगता था कि हाँ, ये कि प्रोफेशन है। बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानता था। कॉमर्स मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़रूर आई। बट हाँ, एक ये था कि एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें हम अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं और यही सोच करके मैंने इस प्रोफेशन को ऑप्ट किया। हम बात कर रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानना चाहेंगे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहेंगे। पवन जी, आप जैसा कि आप जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई। यानी कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ है। उससे पहले ही हमारे जो लीडर्स थे देश के स्वतंत्र होने के बाद, उनको एहसास हुआ कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की जाए, तभी हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो इकोनॉमी को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तभी वो हो सकता है। तो 1 जुलाई 1949 को हमारे लीडर्स ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को स्थापित किया। आज हमारे यहाँ लगभग 4,25,000 मेंबर हैं और लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स हैं। जी इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस दिल्ली में है और इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए उन्होंने, जैसे कि हमारे देश में राजनीति में होता है, पहले नगर निगम है, उसके बाद स्टेट्स हैं और उसके बाद सेंट्रल है, इसी तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट में भी पहले ब्रांचेज़ हैं। ब्रांचेज़ के ऊपर रीजन है और रीजन के ऊपर सेंट्रल काउंसिल है। इसमें हमारे 32 सेंट्रल काउंसिल मेंबर होते हैं और 8 गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं। तो ये 40 सेंट्रल काउंसिल मेंबर हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को चलाते हैं। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है एंड दिस ऑटोनॉमस बॉडी, ये जिसको जो बनाया अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो भारत सरकार है, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उनका कंट्रोल हमारे इंस्टीट्यूट पर रहता है। और ये खाली हमारे इंस्टीट्यूट पर नहीं, ये तीनों इंस्टीट्यूट पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज पर भी यही कंट्रोल है और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पर भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कंट्रोल है। अब इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि नगर निगम और स्टेट और हमारी केंद्र सरकार, इसी तरीके से हमारे यहाँ ब्रांचेज़ होती हैं। अभी हमारे यहाँ लगभग 180 ब्रांचेज़ हैं और 65 ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं जो आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं। जी 5 रीजन में डिवाइडेड है इंस्टीट्यूट, जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। और उसकी सेंट्रल बॉडी हमारी दिल्ली में बैठती है। तो सेंट्रल बॉडी में जैसे सेंट्रल काउंसिल मेंबर मैंने कहा 32 सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं, इसी तरीके से 64 हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर हैं जो अलग अलग रीजनल काउंसिल से आते हैं। जी अलग अलग काउंसिल में नंबर ऑफ़ मेंबर्स के हिसाब से रीजनल काउंसिल मेंबर्स चुने जाते हैं और वो
पहले रीजन लेवल पर काम करते हैं और जो सेंट्रल काउंसिल में जाते हैं वो केंद्रीय स्तर पे पूरे देश में और देश के बाहर भी जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए काम करते हैं। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर है। तो कि आपने कैरियर की शुरुआत कैसे की? क्या शुरुआत में आप जॉब में थे या सीधे प्रैक्टिस में आ गए आप? बाबू जी, जैसा मैंने कहा कि लॉ करने के साथ साथ ही मैंने सीए करने का प्रयास किया। तो सीए पास करने से पहले मैंने एक नोएडा में एक कंपनी है यूफ्लेक्स लिमिटेड, मैंने पहले कंपनी ज्वाइन की जी। और जिस समय मैं कंपनी में था मैं उसी टाइम सीए बना जी। मैंने कंपनी 1995 12 जुलाई 1995 को ज्वाइन की और मैं 15 फरवरी 1999 तक कंपनी में रहा, कार्यरत रहा। 1999 में मैंने कंपनी छोड़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। तो मेरे पास कंपनी मतलब जॉब और प्रैक्टिस दोनों का ही एक्सपोजर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के ही अपने 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 पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। ये सिर्फ एक विज़न है कि हमें आगे क्या करना है, हमें अपना व्यापार शुरू करना है या हमें किसी के लिए काम करना है। रोल कहीं ना कहीं दोनों में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर रहे थे हम जॉब और प्रैक्टिस की, तो आपके सुझाव में क्या बेहतर है? देखिए, अभी क्या हो रहा है, आप देखेंगे जितनी यंग जनरेशन आ रही है जी। यंग जनरेशन को एक फ़िक्स इनकम चाहिए जी। और वो किसी तरीके का एडिशनल स्ट्रेस अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। जी। मैं समझता हूँ अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो डेफिनेटली एक अपने आप में बहुत ही अच्छा अनुभव और बहुत ही अच्छा प्रयास है और जिसमें हम स्वतंत्र होते हैं, अपने डिसीज़न को स्वतंत्र रूप से ले पाते हैं और जो भारत सरकार की या आर्थिक रूप से देश को समृद्ध करने के लिए जहाँ हमारी आवश्यकता है जी। वहाँ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली व्यापार को चलाने के लिए इंडस्ट्री में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ आपका स्कोप लिमिटेड हो जाता है। वहाँ आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से काम करना पड़ता है, वहाँ आपका ज्ञान भी सीमित रह जाता है। जब आप प्रैक्टिस में होते हैं आपको हर तरीके की कंपनी के लिए काम करना है, हर रोज एक नई चीज़, हर एक रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा और अनूठा अनुभव रहता है प्रैक्टिस में। डेफिनेटली फाइनेंशियली कई बार प्रैक्टिस में दिक्कतें आती हैं जो जॉब में नहीं है, वहाँ आपको हर महीने एक फ़िक्स सैलरी मिलनी है और प्रैक्टिस में ज़रूर हम ये बोलते हैं कि हमें रोज़ गड्ढा खोदना है, रोज़ पानी निकालना है। तो ये फ़र्क ज़रूर है, लेकिन जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो बहुत ज़्यादा है, हाँ, आत्मसंतुष्टि है, वो प्रैक्टिस में कहीं ज़्यादा है। जी। अतुल जी, हम जानना चाहेंगे कि किसी भी कंपनी की सारी कंप्लायंसेस की जिम्मेदारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है, फिर भी देखने को मिलता है कुछ गलतियां रह जाती हैं, कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां, उसका क्या कारण है? पवन जी, देखिए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पेशा हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, बट कहीं ना कहीं जो भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कंप्लाइंस से रिलेटेड है या हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो इनपुट बेस्ड है। जी। हमारे को क्या सूचना मिली, आप ऐसे समझ लीजिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है जी, और आपकी सूचना जो सरकारी पोर्टल पर अवेलेबल है वो तो अवेलेबल है, उसके अलावा आपने और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमसे शेयर नहीं करी। जी। तो मैं आपकी कंप्लाइंस किसके बेस पर करूंगा? जो सरकारी पोर्टल पर सूचना अवेलेबल है या जितनी सूचना आपने मेरे को दी, प्रोवाइड की है। अभी जैसे मैं करीबन 15 दिन पहले की बात है, मेरे को एक एसएससी ने अप्रोच किया कि साहब मेरी रिटर्न जानी है। ठीक है। अब उनके फॉर्म 16 में जो सैलरी थी और जो पोर्टल में सैलरी थी उसमें डिफरेंस था। कैसे मैच करें? हमने कहा भाई आपके फॉर्म 16 में सैलरी ज़्यादा है, पोर्टल पर कम है, तो हम इसकी आपकी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं? तो कहा नहीं साहब, आप एक काम करिए, जो कम है सैलरी वो ले लीजिए। मैं सॉरी, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सैलरी हम वही लेंगे जो फॉर्म 16 में आ रही है। हो सकता है पोर्टल में रिपोर्टिंग में कोई गड़बड़ हुई हो। अब अगर आपके एम्प्लॉयर ने उस गड़बड़ी को ठीक कर दिया अगले आने वाले 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, तो आपके ऊपर डिमांड निकल के आएगी। फिर आप बोलोगे साहब आपने कैसे किया? तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार एसएससी या क्लाइंट अड़ जाता है, नहीं साहब जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है बस वही है, बाकी सब कुछ गलत है जी। अब अगर हम इनपुट ही सही नहीं देंगे तो गलती रहेगी। बिल्कुल। बट हाँ, मेरा ये मानना है कि जानबूझ करके कोई गलती रहे ऐसा नहीं होता। ये बड़ी असंभव सी चीज़ है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशनल
जो भी अपने प्रोफेशन में काम कर रहा है वो जानबूझ करके कभी कोई गलती करने का प्रयास नहीं करता। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से कोई यस, त्रुटि हो। कोई नहीं चाहेगा कि उसका नाम बदनाम हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे डॉक्टर्स एक हो, क्लाइंट चाहे के ऊपर निर्भर करता है एडवोकेट कि हो। हमें सूचना Yes, कितनी दे रहा है। हमें कितनी सूचना दे रहा है, कितनी सही सूचना दे रहा है, जी। क्योंकि सही सूचना देना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप देखें तो कई जगह कई बार कहा जाता है साहब ये ऑडिट हो गया, फिर ये गलती कैसे रह गई। जी। अगर आप भी देखेंगे तो रोज़ अखबार में सूचना मिलती है कि मिलती है। साहब इसमें ये फ्रॉड मिला, ये उसमें ये फ्रॉड मिला। अब अगर कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे तक है ही नहीं, तो तो सीए उसको हम कहाँ से हम जिम्मेदारी उसकी ले सकते हैं। आप मान लीजिए आप कोई कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपके बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने बाहर से कितने पैसे कमाए। तो सीए को ही दोषी क्यों मानते हैं? अब ये कहीं एक परसेप्शन हमारे सामान्य रूप से लोगों के बीच में बैठ गया है, जी। और इस परसेप्शन की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आज कुछ भी गलती है, गलती आपकी है, सबसे पहले आपके सीए को पकड़ा जाएगा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, ये भी सच बात है। और आज सीए एक को और सिर्फ जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उसके उसके हिसाब बेस्ट से किया। करेक्ट। जी। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी जगह अखबारों में खबर पढ़ने को मिलती है कि साहब वो जीएसटी में गलत इनपुट ले लिया और उसमें सीए इन्वॉल्व था। हाँ। आधे से ज़्यादा जगह तो पवन जी बताऊं मैं कि हमारा जो व्यापारी वर्ग है अपने पैसे बचाने के चक्कर में सीए से कंसल्ट ही नहीं करता। उनके लिए तो जो अकाउंटेंट है वो भी सीए है। अच्छा। जी। वो भी सीए अपने आप को क्लेम करता है। कई केसेस ऐसे आते हैं, अपील्स में भी आते हैं, असेसमेंट हो गया। अभी मैं एक आरडब्ल्यूए के नाम नहीं लूँगा, जी। एक आरडब्ल्यूए का ऑडिट होने आया तो मेरे को पता लगा कि साहब आरडब्ल्यूए का मेंबर ही उसका ऑडिटर है। मैंने कहा ऑडिटर वो बन ही नहीं सकता, वो ऑडिटर कैसे है? कि साहब वो तो सालों से ऑडिट कर रहा है। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और मोहर लगी हुई है, फला फला चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक पदाधिकारी खुद के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। हम कानून का पालन कम से कम जब हिंदुस्तान में है तब नहीं करना चाहते जी। और हम ये मान के चलते हैं कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा। हम जो मरते हैं या हम जो फंसते हैं वो सिर्फ इसीलिए फंसते हैं, हम ये मान के चलते सब कुछ मैनेज हो जाएगा। सर देश बदल गया है, अब वो हर चीज़ संभव नहीं है जी। हमें कंप्लाइंसेस पर ध्यान देना पड़ेगा और इन कंप्लाइंसेस पर ध्यान दे करके हम सुकून से व्यापार करें, सुकून से रहें, तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आने वाली है। बट समस्या क्या है, हमने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप जब तक पूरी बात नहीं बताओगे, आपको पता लगा हार्ट अटैक हुआ है और आपको डायबिटीज़ भी है जी। अब आपने डॉक्टर को बताया नहीं आपको डायबिटीज़ भी है, हाँ। तो फिर कैसे बात बनेगी? डॉक्टर भगवान तो है नहीं कि डॉक्टर वो भगवान तो है नहीं, अंतर्यामी नहीं है कि वो सारी चीज़ें समझ सके। बट फ़र्क क्या हो गया आज की डेट में, डॉक्टर्स और वकील्स, एडवोकेट्स की हम बात करें जी। तो इनके पास प्रोटेक्शन है, जी। सीए के बट पास नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट के पास प्रोटेक्शन नहीं है। अभी पीछे आपने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े होंगे कि साहब जिसने कंपनी बनाई, जिसके लिए कंपनी बनाई, आज मैं आपके लिए कंपनी बनाऊं जी। और आप उस कंपनी में फ्रॉड करके चले जाओ, उसके बाद ट्रेसेबल नहीं हो, हाँ। तो किसको पकड़ा जा रहा है? चार्टर्ड किसने अकाउंटेंट, बनाई कंपनी? सीएस ने बनाई, सीए ने बनाई, इनको ले लो, इनको पता होगा कहाँ है। और विश्वास करिए आजकल कुछ बैंक तो आपसे सर्टिफिकेशन तक ले रहे हैं कि अगर आप पवन जी का अकाउंट उनकी बैंक में खुलवा रहे हैं तो आप ये भी लिख करके दो कि पवन जी भविष्य में कोई किसी तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी भी नहीं करेंगे। मैं कैसे लिख के दे सकता हूँ? कैसे लिख सकता है इसको? भविष्य के बारे में कैसे लिख के दे सकता हूँ? मैं भविष्यवक्ता तो हो नहीं सकता। कब किसकी नियत में खोट आ जाए, किसकी नियत में खोट गड़बड़ कर दे, ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमारे प्रोफेशनल्स के ऊपर भी एक भगवान लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। को कुछ नहीं छुपाना है, सच्चाई yes, आप जब तक हमें सब चीज़ सही नहीं बताओगे तब तक हम आपको बता नहीं सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारा काम है, आपने अगर कोई गलती कर दी है तो हम आपको बताएं कि भैया इस गलती की वजह से आपको अपना नुकसान इतना हो सकता है, इसको आप मिनिमाइज कर लो। बिल्कुल। हम लॉ अबाइडिंग कम्युनिटी हैं, हम लॉ को तोड़ने मोड़ने वाली कम्युनिटी नहीं है जी। और हम अपने व्यापारी भाई या जो भी हमारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं जी, उनके फायदे की ही बात करेंगे, नुकसान की बात नहीं करेंगे। उनका फायदा होगा तो फिर हमारा प्रैक्टिस चलती रहेगी, क्योंकि हम ग्रो तभी करेंगे जब आप ग्रो करोगे। बिल्कुल।
लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम बोले ठीक है जी आप इतना टैक्स चोरी कर लो, ठीक है, हाँ। कल को आपकी टैक्स चोरी पकड़ी गई, आप बोलोगे जी सीए साहब ने बताया था, हाँ। तो कौन हमारे पास आने वाला है? बिल्कुल। हाँ। और अगर आप हिसाब देखें ना, अगर सरकारी हिसाब भी देखें तो जी। जितनी ग्रोथ हम्म, टैक्स कलेक्शन में है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे इनडायरेक्ट टैक्स है, जी। तो मेजर कंट्रीब्यूशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है, मेजर कंट्रीब्यूशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अतुल जी, ब्लैक मनी की बात करें तो ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि किसी भी कंपनी का या किसी व्यक्ति का जो ब्लैक मनी का जो पूरा टारगेट होता है उसमें कहीं ना कहीं सीए भी संलिप्त रहता है, इन्वॉल्व होता है उसमें। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए वापस जैसे अभी मैंने कहा कि आपकी जो ट्रांजैक्शन बुक में आ रही है, जी। मैं आपकी बुक की ट्रांजैक्शन से ही चीज़ों को लिंक कर सकता हूँ, जी। ठीक है। अब ब्लैक मनी के साथ साथ एक नया कानून है बेनामी प्रॉपर्टीज़ एक्ट। जी। आज यहाँ तक स्थिति हो गई है कि आपने भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने खुद बिल्डर बायर एग्रीमेंट किया है, आपके नाम ही रजिस्ट्री हो रही है, जी। बिल्डर ने क्या कृत्य किया उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। नहीं है। आपने किसी भी बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक। आपने लेट से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, आपने 5 करोड़ का पेमेंट कर दिया, बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो गया। जी। अब बिल्डर ने वो आपको 5 करोड़ की दिखाई है, 7 करोड़ की दिखाई है, 10 करोड़ की दिखाई है, आपको नहीं पता। नहीं पता। बट अल्टीमेटली क्या होगा जी। कि भाई बिल्डर के सीए ने मैनेज कराया होगा, एडजस्ट हाँ। कराया होगा। मैं जी। वापस फिर वही बात बोलूँगा, जी। हमारे यहाँ हमारा जो व्यापारी वर्ग है, हमारे जो कह सकते हैं कि जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं बताते हैं, चुपचाप गोपनीय रहते हैं। चुपचाप गोपनीय रखते हैं, और जब फंस जाते हैं तब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताते, तब हम कुछ नहीं कर फिर सकते। सीए क्या कर सकता है उसमें? कुछ नहीं कर सकते सर, ठीक है, क्योंकि हमने उनके अकाउंट्स को सत्यापित कर दिया, ऑडिट कर दिया, जी। और वो ट्रांजैक्शंस हमको पता ही नहीं थी। जी। तब ये मान लिया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सीए को ना पता हो। ना पता। तो एक जनरल परसेप्शन बन गया। जी। बट जो भी ब्लैक मनी या बेनामी में ट्रांजैक्शंस हैं उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल बिल्कुल भी नहीं है। मैं देखिए ये नहीं कहूँगा कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दूध के धुले हुए हैं, ठीक है। जी। मान लीजिए 4.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसमें से मान लीजिए 2, 4, 6, 100 कुछ गलत कर भी नहीं। रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ब्लैक शीप तो हर प्रोफेशन में है, डॉक्टर्स में देख लीजिए, जी बिल्कुल। डॉक्टर्स में भी हैं, वकीलों में भी हैं, बट 99.99% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जिस मेहनत से आप समझिए सीए पास करना जी। अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत कांटों है, भरा ताज है। कांटों भरा ताज सीए है। का ताज पहनना। जो बच्चा सीए पढ़ना शुरू करता है जी। उसकी कई होली, कई दिवाली, कई शादियाँ, कई फंक्शन जी। वो एंजॉय नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता। उसका वो समय 2 साल, 4 साल, 6 साल पढ़ने में। वो पूरा बनवास है एक तरीके से, ठीक है। जी। तो वो 4 साल के इस बनवास को काटने के बाद सीए बना है, इतनी मुश्किल से उसको डिग्री मिली है, तो उसके लिए वो तपस्या की। डिग्री, इतनी तपस्या के बाद ये डिग्री मिली है, तो जी। वो डिग्री उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके की हरकतें करके अपने कम से कम उन प्रोफेशन में डिग्री को तो वो हाँ। नहीं खोना चाहेगा, बिल्कुल, गद्दारी क्योंकि नहीं। आज अगर उसने उस डिग्री को खो दिया तो उसके बाद फिर उसकी कोई पूछ वो नहीं तो है। कहीं ना कहीं क्लाइंट की गलती से सीए बदनाम होता है। कई क्लाइंट की गलती से सीए बदनाम होता है। जी। अतुल जी, हम जानना चाहेंगे भारत की इकोनॉमी, हम ग्रोथ की बात करें तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंटों का क्या योगदान होता है? देखिए जैसा मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट 1 जुलाई 1949 में स्थापित किया गया। उद्देश्य यही था कि जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जितना उद्योगीकरण आगे होगा और उसको जो उसके विकास को जो गति देनी है, उसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि जिसमें कोई व्यक्ति जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको सत्यापित करके ये बता सके कि जो रिपोर्ट हुआ वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। जी। ये बहुत शुरुआत थी। अगर आप 1984 तक के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें तो उनका योगदान इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त था। दे वर द बिजनेस पार्टनर्स। जी। आज मान लीजिए कोई भी बिजनेस आपको शुरू करना है, जी। तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए जब तक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रोड मैप आपको तैयार करके नहीं देगा, किस किस स्टेज पर आपको कितने फंड की आवश्यकता है, कैसे उन फंड को व्यवस्थित किया जा सकता है, आप लोन कैसे ले सकते हो, आपकी कौन कौन सी कंप्लाइंसेस हैं, कौन कौन सी टैक्स कंप्लाइंसेस हैं,
तो जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पूरा सहयोग नहीं देगा और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूरा सहयोग नहीं लेंगे, तब तक आप किसी भी व्यापार में ग्रो नहीं कर सकते। जी। आज अगर आप देखें, हमारे इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ही मेजर रोल है। और हिंदुस्तान में ही नहीं, आज हमारे हिंदुस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट विश्व भर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए नहीं, और देशों की प्रगति के लिए भी काम कर रहे हैं। आप सिंगापुर जाएं, मलेशिया जाएं, अगर आप देखेंगे वहाँ पर, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनीज़ के सीएफओ की हैसियत से ही नहीं, सीईओ की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीईओ की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। वही जानना चाह रहा था कि आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट विदेश जाना चाहते हैं। हाँ, तो उसका कारण ही है कि हमारी जो डिमांड है, जी देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आज की डेट में विश्व की लार्जेस्ट संस्था है। जी। राइट। और अगर आप पॉपुलेशन पर कैलकुलेट करें, 140 करोड़ की जनता है हमारे यहाँ। जी बिल्कुल। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर? 4.5 लाख। मात्र। परसेंटेज लगा लीजिए आप कितनी है। जी। हमारे तो प्रेसिडेंट साहब ने भी बोला है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट साहब ने भी बोला है कि 2047 तक हमें कम से कम 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जिस स्पीड से हमारा देश आगे ग्रो कर रहा है, जी, हम आज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और अगले 25 वर्षों में, अगले 20-22 वर्षों में हम फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो वो बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के सहयोग के संभव नहीं है। हम जितने भी कानून की बात करते हैं, जीएसटी की हम बात करें, हम इनकम टैक्स की बात करें, अभी नया डायरेक्ट इनकम टैक्स बिल पास हो गया, आपको पता ही है। 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। अगेन इसको लागू करने के लिए हम लोगों का दिन रात का खून पसीना लगने वाला है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में आया। जी। सरकार जीएसटी लेकर के आई और उसके इम्प्लीमेंटेशन में सरकार के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने डे नाइट काम किया। हम अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप यूएई चले जाइए, गल्फ़ चले जाइए, आपको पता होगा गल्फ़ में पहले वैट भी नहीं था और कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं था। जी। 1 जनवरी 2018 से गल्फ़ में वैट आया, 5% वैट आया। बिलीव मी, वो वैट लॉज जो यूएई में आए उनको भी इम्प्लीमेंट करने में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मेजर रोल प्ले किया है। जी। 1 जून 2023 से 1 जून 2024 से गल्फ़ में कॉर्पोरेट टैक्स आ गया 9%। जी। उसको भी इम्प्लीमेंट करने में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ही मेजर रोल रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है कि भाई जो सीए के सिग्नेचर हैं उनकी वैल्यू एक प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी ज़्यादा है। जी। वो अलग बात है कि सरकार आज भी हमें ये मान के चलती है कि हम कुछ गलत कार्यों में, कुछ गलत कृत्यों में इन्वॉल्व हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर देश को ग्रो करना है तो बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, बिना प्रोफेशनल्स के हम ग्रो नहीं कर सकते। गौरवान्वित करने वाली बात है। यस। अतुल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने नेशन बिल्डिंग पार्टनर का नाम किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। तो आपका क्या दृष्टिकोण है, क्यों कही थी उन्होंने ये बात? देखिए पवन जी, आज इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट के मेंबर जी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से देश के उत्थान में लगे हुए हैं। जी। और किसी भी देश के उत्थान के लिए उसकी आर्थिक प्रगति बहुत ज़रूरी है। जी। और हमारे देश की आर्थिक प्रगति में भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का योगदान शुरू से रहा है। जी। आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा, जितने भी बड़े बड़े स्कैम आज तक उजागर हुए हैं, उनमें कई स्कैम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ही उजागर किए हैं। और अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के योगदान की बात करें तो आज अगर हम ऑडिट को सही तरीके से ना करें, बैंकिंग स्थिति जो, यानी आप बैंकों की स्थिति देख रहे हैं, डेली अकाउंट एनपीए निकल के आ रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। हम लोग ऑडिट करने जाते हैं, हम बताते भी अकाउंट एनपीए है, यानी कि कहीं ना कहीं हम सामने वाले एसएससी को, सामने वाले क्लाइंट को, बैंक को, सबको हम बता रहे हैं कि भैया आप यहाँ गलती करने जा रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हैं। जी। तभी हम आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आज मैंने आपको ये नहीं बताया कि पवन जी आप यहाँ गलती कर रहे हो, तो आप गलती करते रहोगे, आपके ऊपर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन लगता रहेगा, तो जो कमा रहे हो आप गंवा रहे हो।
बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया कि साहब आप यहाँ गलती कर रहे हो, तो आप आगे नहीं करोगे। समस्या तो का यानी समाधान दे रहे हैं और साथ जी। में हम आपको आगे गलती करने से रोक रहे हैं। जी तो यानी कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी है, सोशल स्टेटस भी बढ़ना है। जी तो आप ये समझिए कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम आपको हर तरीके से सहयोग दे रहे हैं। जी। एंड दैट इज द रीजन। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक एडवाइजर भी होता है। कंसल्टेंट, एडवाइजर, सभी चीज़ें। मेरा रोल खाली ऑडिटिंग का ही नहीं है। मैंने जी। आपको बताया ना, सन 1984 तक जितना भी व्यापारी वर्ग था, चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक बिजनेस पार्टनर की हैसियत से ट्रीट करता था। साहब मुझे बताओ कि मेरे को बिजनेस में आगे कैसे ग्रो करना है। जी आज आप ही को कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना हो तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठोगे कि भैया आप बताओ मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कौन कौन से लाइसेंसेस मिलने हैं, कौन कौन सी स्कीम का बेनिफिट मैं ले सकता हूँ, कौन कौन सी सब्सिडी मैं ले सकता हूँ, है ना। तो अल्टीमेटली आप करें तो हम अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा मेजर रोल रहा है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनली अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैच कराने की कोशिश की है। यूँ मान लिया जाए कि देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में अकाउंटेंट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने ये कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। ग्रेट, दैट इज द रीजन। बिल्कुल आनंदित करने वाली बड़ा प्राउड मोमेंट था जब डॉक्टर साहब ने ये अनाउंस किया। सो वी ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड with these words or with these words of Dr. APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। जी। अतुल जी, एक और सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में किस तरीके का योगदान रहेगा? पवन जी, मेरे हिसाब से तो हमारे प्रोफेशन का भविष्य बड़ा उज्जवल है जी। सिर्फ एक सोचने का नज़रिया हमें बदलना होगा। जी। हमारे जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे हैं या जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे एक गैप या असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उसकी तरफ कुछ सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे जी। जिसमें कम से कम, जैसे मैंने बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोटेक्शन एक्ट की एक आवश्यकता है। जी। हम ये कहते हैं कि अगर हमने गलती जानबूझ करके की है तो आप हमें सज़ा दो, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं अनजाने में कोई गलती हुई तो उसको कम से कम सुना जाए। आज क्या होता है, आपने कोई बोगस क्लेम कर लिया, राइट। अब आप व्यापारी हैं, आपने कोई मटेरियल परचेज़ किया। अब उसमें भी कई जगह ऐसा देखा गया कि व्यापारी एजेंट के थ्रू मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं। कई बार व्यापारी को भी नहीं पता होता कि जो मटेरियल उसने परचेज़ किया और जिससे बिल आया है दो अलग अलग पार्टियाँ या सेम है। उसने एजेंट के थ्रू माल ख़रीदा, मटेरियल आ गया, व्यापारी ने अपनी परचेज़ बुक कर ली, उसके 3B में रिफ्लेक्ट हो रहा था। हमने 3B देखा, 3B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमें भी नहीं पता कि बोगस परचेज़ है या पार्टी जिसका बिल है वो बोगस है। जी। हमने साइन कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर वो फ्यूचर में 2 साल बाद 3 साल बाद कहीं से बोगस बिल डिक्लेयर हो गया तो उसमें सबसे पहले किसको कल्प्रिट माना जाता है? व्यापारी के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट को उन्होंने साइन किया है, बिल्कुल जस्ट सर्टिफाई किया है। तो एक तो वो डर कहीं ना कहीं हमारे मेंबर्स में आने लगा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे मेंबर्स प्रैक्टिस की जगह जॉब प्रीफर करने लगे हैं। जी। तो मेरा एक तो इसमें मानना ये है कि देखिए, हमें अपनी ड्यूटी पूरे निष्ठा के साथ करनी है। अगर हम प्रैक्टिस में भी हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हम अगर अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात जी, हम छोटी छोटी कंप्लाइंसेस में फंस के रह गए हैं। मेरा मानना ये है कि कंप्लाइंसेस करना मेरा काम नहीं है। मेरे को अपने क्लाइंट के साथ उसका एडवाइज़र बनना है, उसको ये सलाह देनी है कि वो कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे वो लॉ कंप्लाइंट रह सकता है। मेरे को उसकी हैंड होल्डिंग करनी है उसको लॉ कंप्लाइंट बनाने में। और अगर मैं इस विज़न के साथ क्लाइंट के साथ जुड़ रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को कभी भी भविष्य में किसी तरीके की समस्या आएगी। भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन हमें ये सोच करके चलना पड़ेगा कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी होता ये है कि सीए बनते ही हम पहले दिन से सोचने लगते हैं कि कल से हमारे हाथ में लाख रुपए महीने हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। वो इतना आसान नहीं है जी। ठीक है, हमें अपनी स्किल्स को शार्पन करना पड़ेगा जी। हमें अपने एक सब्जेक्ट को स्पेशलाइज करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं जीएसटी डील करता हूँ तो मुझे जीएसटी में स्पेशलाइज बनने की आवश्यकता है।
जी। मैं हर एक चीज़ में मास्टर नहीं हो सकता, किसी एक चीज में मास्टर। हमें किसी एक चीज़ में मास्टर बनना पड़ेगा। जी। और मुझे दूर से दूर तक ये नहीं लगता कि हमारे भविष्य पर कोई खतरा है। हमारा भविष्य उज्जवल है और हमेशा बना रहेगा। और जिस स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं, जी। हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट डंका बजाएंगे। परचम लहराएंगे भारत का। जैसे कि आईटी के लोग परचम लहरा रहे हैं, उसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी विश्व भर में परचम लहराएंगे। ये मान लिया जाए कि उज्जवल भविष्य है। बिल्कुल उज्जवल भविष्य। बात कर रहे थे जीएसटी की। अभी भारत सरकार ने एक नियम लागू किया है, जारी करने वाले हैं। 28% और 12% खत्म कर दिया। तो इससे व्यापारियों को क्या लाभ होने वाला है? देखिए, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। जी। अगर आप उससे पहले बात करें तो हमारे यहाँ करीबन 17-18 कानून, अलग अलग कानून थे जो लागू होते थे। जी। उनकी कंप्लाइंस करने में हमारी हालत ख़राब होती थी। जी। भारत सरकार का बड़ा अच्छा निर्णय रहा। उन्होंने सारे लॉज को सब्स्यूम करके एक नया कानून बना दिया, जीएसटी। जी। शुरुआत थी, सरकार को भी समझने में थोड़ा सा समय चाहिए था, कलेक्शन की भी ज़रूरत थी। नई चीज़ होती है तो इसलिए उन्होंने 4 रेट्स को लेकर के आया। अभी उन्होंने 2 रेट कर दिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ें कम होने वाली हैं, रेट्स कम होने वाले हैं। उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे कंज्यूमर को जाएगा। सिर्फ इतना इंश्योर करने की आवश्यकता है सरकार को कि जो एक जब जीएसटी आया था उसमें एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ। जी। कि अगर आपको मुनाफा बढ़ गया तो उस मुनाफे को भी आपको कंज्यूमर को पास ऑन करना है। जी। तो बस सिर्फ सरकार को यही देखना है कि ये रेट दरें कम करने से जो प्रॉफिट मार्जिन हमारी कंपनी के, इंडस्ट्रीज़ के बढ़ रहे हैं, वो एक कॉमन मैन को पास हो। और अगर वो प्रॉफिट्स कॉमन मैन को पास हो गए तो मैं सच बताऊं पवन जी, जो हमारा आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो एक त्रस्त है, वो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो मान लिया जाए कि व्यापारी के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी इसको करेक्ट पूरा फायदा मिलेगा। आपको बताऊं, अभी एक मैं पढ़ रहा था, जो 10, 11, 12 लाख रुपए तक की गाड़ियां थीं, उनकी कीमत लगभग 2,40,000 कम होने वाली है। यानी कि जो गाड़ी हुंडई की जी। आप 11-12 लाख रुपए की बात कर रहे थे, जी। उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? 2.5 लाख कम होते ही 12 लाख से 2.5 लाख कम कर लो, 9.5 लाख रह गई। जी। इसका फायदा किसको गया? उपभोक्ता को मिलेगा। उपभोक्ता को गया। मोटरसाइकिल पर सीधा सीधा 10 से 12 हज़ार रुपये का फर्क आने वाला है। 1 लाख की बाइक, 1 लाख की बाइक पे अगर आपको 10,000, 15,000 सस्ते हो गए जी, तो आप ही को, यानी कि परचेजिंग पावर तो आप ही की बढ़ने वाली है ना। उपभोक्ता को पूरा फायदा मिलने वाला है। पूरा फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन की। आप बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, तो किस तरीके का आपका सफ़र रहा है सामाजिक जीवन का? पवन जी, देखिए, मैं एक ऐसे सामान्य परिवार से संबंध रखता हूँ जहाँ हमारे यहाँ हमेशा ये सिखाया जाता है कि धर्म और समाज, इन लोगों का ख्याल हमें हमेशा रखना है। जी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज की डेट में 2 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। जी। एक रोटरी क्लब और दूसरा अग्रवाल मित्र मंडल। जी। इसके अलावा 1-2 संस्थाएं और हैं, जैसे अभी हम बात करें तो वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के साथ भी मैं थोड़ा बहुत सहयोग देता रहता हूँ। दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि हम कैसे लोगों को बचा सकें। और रोटरी क्लब ज्वाइन करने के बाद मैंने सिर्फ ये सीखा कि और कुछ करो या मत करो, अगर लोगों की जान हम बचा सकते हैं तो हमें बचानी चाहिए। तो उसके लिए मैंने रोटरी क्लब नोएडा सेंट्रल ज्वाइन किया। तब मैं उसमें पहले PHF मेंबर बना, पॉल एरिस फेलो, देन उसके बाद मैं मेजर डोनर बना। और अपने दौरान जब मैं प्रेसिडेंट था तो हमने जो हमारे पैरा ओलंपिक के लिए जो प्लेयर्स जाते हैं उनके लिए हमने 15 व्हील चेयर्स भी उस टाइम डोनेट करी। हमने एक पीपल फॉर एनिमल ट्रस्ट 2 करके इनका एक हॉस्पिटल था जिसमें एनिमल्स के ऑपरेशन वगैरह होते थे, तो वहाँ पर भी हमने ऑपरेशन टेबल वगैरह डोनेट करी। आज भी, जैसा मैंने कहा कि वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन है, ये एक यहाँ नोएडा में कई अलग अलग सेंटर चलाता है जिसमें जो हमारे रोड मेड सर्वेंट्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, इनके बच्चे जो पढ़ने नहीं जाते या जिनको हमारे हिंदुस्तानी कल्चर के बारे में नहीं पता जी, तो इनके कुछ सेंटर्स चल रहे हैं। उनमें से मेरा प्रयास ये रहता है कि एक सेंटर को मैं सपोर्ट कर पाऊँ। तो जब जब मेरे को समय मिलता है मैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहता हूँ। बाकी एक कार्य मेरा बड़ा प्रिय है जिसको मैं बोलता हूँ ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन का तो मेरा ऐसे है कि जब जहाँ जिसको ज़रूरत है मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। वैसे भी मेरा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल है, वो रक्तदान महादान
जी। तो ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, तो कहीं भी अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं हमेशा अवेलेबल आपने इस्तेमाल कर रहा होगा। तो अभी भविष्य की क्या योजना है आपकी? भविष्य में अभी देखिए यहाँ पर एक महामाया इंटर कॉलेज है, जो महामाया बालिका इंटर कॉलेज है, ऐसे गवर्नमेंट ही यहाँ पर कॉलेज है। हाँ पंचशील बालक इंटर कॉलेज है। अब यहाँ पर भी क्या है कि ये दोनों संस्थाएं बन तो गई, लेकिन उन संस्थाओं को चलाने के लिए भी फंड की ज़रूरत है। तो वहाँ पर प्रिंसिपल हैं पंचशील बालक इंटर कॉलेज में डॉक्टर नीरज टंडन, और इधर महामाया बालिका इंटर कॉलेज में हैं डॉक्टर छाया जैन। जी। हमारा प्रयास ये रहता है कि उनको जब जब किसी चीज़ की ज़रूरत है, अभी भी हमारे क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं CA विजय सैनी जी, वो उसमें लगे हुए हैं और उनको हमें 2 क्लासरूम के फर्नीचर हमें देना है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और महामाया बालक इंटर कॉलेज के 2 क्लासरूम का फर्नीचर हम तैयार करा रहे हैं। और अभी हमने प्रिंसिपल जो नीरज टंडन जी हैं उनसे भी उनके निवेदन को भी स्वीकार किया है। उन्होंने दोनों स्कूल्स में वाटर कूलर के लिए भी कहा है, तो प्रयास ये रहेगा कि हम दोनों स्कूलों में वाटर कूलर भी डोनेट करें। स्कूल की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। यस, क्योंकि हम हैप्पी स्कूल बनाने का हमारा प्रयास है। जो एक आप चीज़ जानना चाहेंगे कि आजकल देखते हैं, चाहे वो रोटरी क्लब हो या कोई और संगठन हो, तो धीरे धीरे उनकी शाखाएं बढ़ने लगती हैं। उसके पीछे क्या कारण है? कहीं अध्यक्ष बनने का मोह या कुछ और मान लिया नहीं, जाए? अध्यक्ष बनने का मोह नहीं होता। क्या होता है सर, देखो जब परिवार बढ़ता है जी। तो परिवार में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी आते हैं। मेरी कार्यशैली कुछ और हो सकती है, सामने वाले की कार्यशैली कुछ और हो सकती मनभेद है। मतभेद कारण हो सकते हैं। मतभेद भी नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ मनभेद नहीं कहूँगा, मतभेद कहूँगा, जी। है ना, क्योंकि मनभेद तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मेरे कार्यशैली आपकी कार्यशैली में फ़र्क हो सकता है। आप बोलो नहीं साहब मैं महामाया बालक इंटर कॉलेज को क्यों करूँ, वो कहेंगे पंचशील मैं तो निठारी में जो स्कूल है उसको जाके करूँगा। जी। राइट। अब उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हमने इधर सेक्टर 51 में आई थिंक होशियारपुर या जी जी कहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो हमने पीछे हमारे क्लब की तरफ से कई स्कूलों में सैनिटेशन पर काम किया, हमने टॉयलेट्स बनवाए। जी तो आप क्या सोच करके टॉयलेट बनवाते हो कि उसको स्कूल वाले मेंटेन करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, बच्चों की सुविधा के लिए है बच्चों और की सुविधा के मेंटेन लिए स्कूल की जिम्मेदारी है। है। या जैसे अभी एक स्कूल में हमारा क्लब हर महीने एक्स अमाउंट देता है साफ सफाई के लिए, ठीक है, जिसमें टॉयलेट तो कम से कम साफ हो। रहना चाहिए। ठीक है। अब जब आप वहाँ इंस्पेक्शन पे जाते हो, पता लगा उस टॉयलेट में उतना ही कचरा भरा हुआ है, तो फिर मेरा उस स्कूल में दोबारा फंड देने का मन नहीं करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल। कि भाई मैं पैसा भी दे रहा हूँ और जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिल नहीं रहा। कम से कम मैं महामाया में जा रहा हूँ तो मैं मॉनिटर तो कर पा रहा हूँ, मैं देख तो पा रहा हूँ कि हाँ मैंने जो पैसा दिया पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, या सही नहीं हो रहा? इस्तेमाल हो रहा है। जी। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। संस्थाएं तो बढ़ रही हैं और हर संस्था काम करने को तैयार है, आतुर है, जी। लेकिन जो बेनिफिशियरी है और जो उन बेनिफिशियरी को चलाने वाले लोग हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सिस्टम में दिक्कत है। सिस्टम में दिक्कत है। अब अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, उनका मार्गदर्शन कैसे करना चाहेंगे? देखिए, जो बच्चे CA बनना चाहते हैं उसके लिए कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। और सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दें कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तभी CA बन सकते हैं, आप साइंस ग्रेजुएट हैं तभी बन सकते हैं। साइंस ग्रेजुएट है आप सर, आप देखोगे ना तो आपके 30% चार्टर्ड अकाउंटेंट वो मिलेंगे जो साइंस ग्रेजुएट हैं। मैं तो अकेला हूँ। रियली? 30% कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट साइंस ग्रेजुएट मिल जाएंगे जी। और मैं तो मैथमेटिक्स से पास आउट हूँ। बायोलॉजी वाले मिल जाएंगे, जाने वाले तो बायोलॉजी वाले मिल जाएंगे। जी। राइट। सिर्फ यहाँ पर डेडिकेशन और सही तरीके से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सोचें कि हम खेल कूद करके बन जाएंगे तो वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पढ़ना भी आपको है और काम भी सीखना है, दोनों काम एक साथ करने हैं। जी। शुरू में जीवन थोड़ा कठिनाई में ज़रूर हो सकता है, जब आप पढ़ रहे हो उस समय थोड़ा कठिनाई में हो सकता है आप कॉलेज लाइफ एंजॉय ना कर पाओ, लेकिन जब आप CA बन जाओगे और उसके बाद की जो आप रिस्पेक्ट, उसके बाद की जो लग्जरी आप एंजॉय करोगे, मैं समझता हूँ वो जो 3-4 साल की मेहनत जितनी है, ज़्यादा आप तपस्या कर लोगे उतना अच्छा फल आपको अपना अच्छा फल मिलने वाला है। ये मान लिया जाए। Yes। अतुल जी, एक और सवाल जो मेरे जहन में आया, सोचा चलते चलते पूछ लें। अमेरिका ने एक हमारे ऊपर टैरिफ लागू किया, कभी 25%, कभी 50%। तो क्या ये ईगो बार है और इससे कौन से देश को झुकना पड़ेगा, या इसके परिणाम दुष्परिणाम क्या देखने को मिलेंगे और जनता पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसका?
प्रभु जी, एक अगर मैं कहूँ तो इसका आंसर मैं डिप्लोमेटिकली भी दे सकता हूँ और एक भारतवासी होने के नाते भी दे सकता हूँ। जी, भारतवासी होने के नाते लेकिन ज़्यादा मैं अच्छा इसमें होगा। आपको न्यूट्रल होकर के इसका जवाब दूंगा। जी बताएं। देखिए, जो व्यापार हम कर रहे हैं, ट्रंप ने कहा साहब मैं टैरिफ लगा रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान जो अमेरिका को माल बेचता है उस पर टैरिफ लगाता है। हम हिंदुस्तान से वो माल आज से तो नहीं बेच रहे, जी 11 साल से भेज रहे हैं अमेरिका। जी अगर मैंने अभी ट्रंप के जीतने के बाद ही वो माल भेजना शुरू किया हो, टैरिफ लगाया हो, तो बात समझ में आती है। जी। मैं रशिया से तेल आज तो इम्पोर्ट नहीं कर रहा, पहले से कर रहे हैं। मैं रशिया से तेल पिछले 3 साल से इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो आज सैंक्शन क्यों? अब सवाल ये आता है कि ऐसी क्या चीज़ हुई जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया। तो एज ए लेमैन तो 2 बातें मेरे को समझ में आती हैं। क्या? पहली कि हमारी सरकार ने ये नहीं माना कि हमारा और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध था उसको रुकवाने में ट्रंप का कोई हाथ था। ठीक है। दूसरा, हमारी सरकार ने ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिले इसके लिए नॉमिनेशन नहीं किया। 2 बातें तो ये समझ आती हैं। जी। अब अगर हम ये कहते हैं कि साहब रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो भाई ट्रंप ने पुतिन को अपने यहाँ क्यों बुलाया था? ट्रंप पुतिन से क्यों बिजनेस करना चाहते हैं? समस्या ये है, हम धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जो हथियार ट्रंप हमको बेचना चाहते हैं हम वो नहीं खरीद रहे। जी। और अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो ट्रंप इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ओनली। ईगो बार नहीं है। ईगो उनकी ईगो है, हमारे यहाँ से कोई ईगो नहीं है। अगर ये देखा, मैंने तो आपको बोला ना कि 11 साल से हम अमेरिका को माल बेच रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। आज हटा दीजिए आप सारे हिंदुस्तानी को अमेरिका से निकाल दीजिए, आप उसके बाद हिंदुस्तान अमेरिका चला करके देख लीजिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जी। पब्लिक एट लार्ज अमेरिका में त्रस्त है, पब्लिक एट लार्ज। जी। एंड बिकॉज ऑफ दिस, अब आप बताओ, हम झुकने की और ईगो की अगर बात करें तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा में जी आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले किस तरीके से आके दिखा रहे थे। बिल्कुल। आज कल की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, खालिस्तानी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। जी। अगर हम गलत हैं तो ये बदलाव क्यों आया? जी बिल्कुल। सवाल ये है कि अमेरिका के साथ प्रॉब्लम क्या है। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम ये है, उसको वर्ल्ड लीडर बने रहना है। जी, मैं सर्वोपरि रहूं। मैं सर्वोपरि रहूं। जी। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि अमेरिका को लगता है कि शायद हिंदुस्तान एक कॉम्पिटिटर बन सकता है, भारत एक कॉम्पिटिटर बन सकता है, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। जी। दूसरा, हिंदुस्तान अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहा। राफेल खरीदे वो भी उसने अमेरिका के थ्रू नहीं खरीदे, ठीक है, तो कमीशन ख़त्म हो गया। और अगर आप सबसे बड़ी बात देखोगे तो ट्रंप आज की डेट में सिर्फ बिजनेस टर्म्स में बात कर रहा है। जो ट्रंप पाकिस्तान से या पाकिस्तान को, ट्रंप को छोड़ दीजिए, कोई भी विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को फेवर करता हो। जी। राइट। जी। आज वही ट्रंप पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने को तैयार है। जी। क्यों? क्योंकि जिस बिजनेस को वो पाकिस्तान के साथ करना चाहता है, एक ही बिजनेस करना चाहता है, या तो हथियार बेचने और दूसरे क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रंप की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, जिस कंपनी के साथ वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जी। और वो अपना नुकसान होते हुए देखना नहीं चाह रहे हैं। जी। हिंदुस्तान में जिन कंपनीज को वो प्रमोट करना चाहते थे, जिसमें से 2 कंपनी बंद होके चली गई, जी, उनसे तकरीबन 1200 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी जाती थी ट्रंप को। तो वो एक ईगो क्लैश है। हिंदुस्तान में वो कंपनी चल नहीं पाई, टैक्स ज़्यादा लग गए, तो वो बौखलाए हुए हैं। आज मैं गारंटी देता हूँ, छोड़ दीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कोई और प्रधानमंत्री आ जाए जी, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री आ जाए। आज मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में मैंने एक चीज़ ज़रूर महसूस की, जो डिसीज़न सरकार ने ले लिए वो नॉर्मली दूसरी सरकार बदलती नहीं है, अगर वो देश हित में है तो। जी। हो सकता है जब तक आप अपोजिशन में हो आप आवाज़ उठाते रहो, नहीं नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। जब खुद सत्ता में जब आप खुद सत्ता में आओगे तो आप नहीं बदलोगे। बिल्कुल। आप बताइए, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आज तक उन्होंने कहा है कि 370 हटाओ?
हाँ, कभी नहीं कहेंगे। नहीं कहा ना। बिल्कुल और जब तक पावर में नहीं आए थे तब तक रोज़ 370 हटाने की बात हो रही थी, बिल्कुल, वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए। जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें एक तो राजनीति से ऊपर उठ करके बात करनी पड़ेगी। देश हित सर्वोपरि देश हित होना- सर्वोपरि होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी जी के सारे डिसीजन सही ही होंगे, हो सकता है गलत हो। मैं भी कोई काम करता हूँ तो सब कुछ सही करूँगा ज़रूरी नहीं है। बट समस्या यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है ट्रम्प की ईगो क्लैश हो रही है। उसको आदत है जी हजूरी की, हाँ, और वो अब मिल नहीं रही और है। वो अब मिल नहीं रही है। तो अभी जैसे मैं एक चैनल पर देख रहा था तो हमारी एक पत्रकार ही कह रही थी कि साहब ट्रम्प को गिफ्ट की आदत है और वो गिफ्ट हिंदुस्तान दे नहीं रहा। दे नहीं रहा। तो वो ईगो क्लैश है। और मैं आपको बता दूं, अगले 3 महीने में देख लीजिएगा यही ट्रम्प वापस आके बोलेगा कि नहीं साहब गलती हो गई मेरे से। 3 महीने की बात है। तो घुटने टेकने पड़ेंगे अमेरिका मैं को। आपको गारंटी देता हूँ, आप जितना ब्रेन हिंदुस्तानी ब्रेन यूएस में है, एक बार वो एक ब्रेन को आप 2 दिन के लिए वहाँ से हटा दो, सिर्फ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, घुटनों पर आ जाएगा। ये सारी इनकी आईटी, सारा इनका एआई। अभी प्रॉब्लम पता है एक और आ रही है। जी, इनको लग रहा था कि एआई में हम कमाल कर रहे हैं। एआई में आज की डेट में हिंदुस्तान कमाल कर रहा है। जी, आज एआई हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे को सिखाया जा रहा है, जी, और सिखाने वाला ब्रेन कौन है? वापस इंडियन है। जी। तो ये तकलीफ है ट्रम्प की, ये ईगो है और इसके अलावा कुछ नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में एआई का कुछ रोल हो बहुत सकता महत्व, है? बहुत महत्व है। हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रूटीन में यूज़ कर रहे हैं। यस, हम ये कहते हैं कि खाली एआई से काम नहीं चलेगा। विदाउट एचआई यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना एआई काम नहीं करेगी। तो डायरेक्शन हमें ही देना होगा। डायरेक्शन हमें देना होगा, साथ में हमें वेरीफाई करना होगा कि जो एआई से हमें इनपुट आउटपुट मिला ठीक है या वो ठीक है या नहीं। मतलब certified, आँख बंद justified करके या नहीं नहीं कर कर सकते। हाँ, जी, तो एआई कैन नॉट वर्क विदाउट एचआई। डायरेक्शन तो चाहिए। डायरेक्शन तो चाहिए। राजनीति में आपका कितना इंटरेस्ट है? देश की राजनीति में तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सर। हाँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट की राजनीति में ज़रूर काम कर रहा हूँ। मैंने नोएडा ब्रांच में 6 साल एज ए ब्रांच में मैनेजिंग कमेटी मेंबर और एज ए चेयरमैन नोएडा ब्रांच काम किया है। जी, उसके बाद मैं रीजनल काउंसिल में भी रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, जिसमें मैंने 2019 से 2022 तक एज ए रीजनल काउंसिल मेंबर सर्व किया। जी, और अब प्रयास है मेरा कि हमारी जो केंद्रीय राजनीति है, सेंट्रल काउंसिल की राजनीति है, जी, उसमें मैं प्रवेश करूं। और उसके लिए मैंने अभी पीछे इलेक्शन लड़ा भी था और अभी दिसंबर 28 में वापस से इलेक्शन होने वाला है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और आशीर्वाद रहा सबका, तो मैं प्रयास करूंगा कि उस इलेक्शन में कंटेस्ट करूं। हमारे साथ बस एक ही समस्या होती है कि जो हमारा वोटर है वो लोकल खाली लोकल मेंबर वोटर नहीं है। जी, हमारा वोटर 7 स्टेट का मेंबर होता है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यानी कि हमारे पूरे देश की 40% ज्योग्राफिकल एरिया जी, में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में या जॉब में हैं वो मेरे वोटर हैं। जी, तो उनको कवर करना, उनसे मिल पाना, उनसे इंटरेक्शन कर पाना एक बड़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है। तो बस वही एक चैलेंज है। अगर उस चैलेंज को हमने मीट आउट कर लिया और जी। मेंबर्स के साथ हम कनेक्ट हो गए, तो भगवान चाहेगा तो हम दिसंबर 28 में जो इलेक्शन होगा जीत पाएँ। बट हाँ, डेफिनेटली आप सबका सहयोग और बड़ों का आशीर्वाद इसमें ज़रूरी है। आपके चुनाव के लिए और आपकी तैयारियों के लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद और पवन जी, आपने बहुत हमें बहुत अपना धन्यवाद। कीमती समय दिया, उसके लिए और ज़्यादा धन्यवाद। आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा। और जब भी आप कहेंगे मैं हमेशा आपके साथ उपस्थित रहूँगा। दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक।